आज हम करेंगे थर्ड और फोर्थ नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड नेशनल पार्टी फोर्थ थर्ड से ही का ही विभाजन करके बनी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। तो जो गुड कम्युनिस्ट, आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है सीपीआई है, जिसको भाकपा के नाम से जाना जाता है, इसको एस्टेब्लिश की, इसकी स्थापना भारत में मानी जाती है 1924 में, लेकिन फॉर्मल एस्टेब्लिश्ड मानी जाती है कानपुर में 28 दिसंबर 1925 को। तो कई बार तुम्हें कहीं मेंशन मिल जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी 1924 या 25, तो 1924 में एक सिर्फ लेनिन, जो रूस के साम्यवादी दल के नेता थे, उन्होंने भारत में इस विचारधारा को प्रसारित करने का विचार अपॉइंट किया था, और भारत में कुछ लोगों ने इस विचारधारा को अडॉप्ट किया था। इसकी फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट की एक दल के रूप में स्थापना, कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों का, और उस अधिवेशन में एमएन रॉय के द्वारा की गई थी 26 दिसंबर 1925 को इस पार्टी की स्थापना। और फिर 1928 में जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थी, कि कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो कम्युनिज्म सबसे पहले प्रसारित किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। उन्होंने मार्क्सवादी अवधारणा दी थी, कम्युनिस्ट थ्योरी दी थी। तो उसके बाद औपचारिक रूप पे लेनिन ने रूस में अडॉप्ट किया था। तो 1940 में एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसके टाइम टाइम पे अधिवेशन होते रहते थे। तो 1908 में इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में 1925 में औपचारिक रूप से जिस सीपीआई को एस्टेब्लिश किया था, उसकी कार्य प्रणाली को निर्धारित किया था। और एमएन रॉय और उस समय पे डांगे जो थे, उनको इनका महासचिव नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में इसके महासचिव की, वर्तमान में इसके अध्यक्ष या सीपीआई के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सीएस टांगाते हैं। तो सबसे पहले सीपीआई पार्टी जो बनी थी, तो 1934 में इस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्योंकि उस टाइम पे भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, और ये जो पार्टी थी ये श्रमिकों के हित के लिए आवाज उठाती थी, कि जो लेबर जो होते थे, लेबर यूनियंस बनाने की पहल इसी पार्टी के द्वारा की गई थी, या फिर किसान यूनियंस की जो पहल की गई थी। तो 1934 में अंग्रेजी सरकार ने इस पार्टी को बैन कर दिया था। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और रूस भी अंग्रेजों के साथ युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस युद्ध में, महात्मा गांधी और कांग्रेस के जितने भी समर्थक नेता थे, उन्होंने क्या कहा था कि भारत के सैनिक या भारतीय नागरिक अंग्रेजों का इस दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग नहीं देंगे। तब यही एक पार्टी थी जिसने अंग्रेजों का समर्थन किया था, क्योंकि ये पार्टी रूस में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उस पे बेस्ड थी। तो रूस ने समर्थन किया, तो इस पार्टी ने भी समर्थन किया और कांग्रेस की आलोचना की। इसी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर से बैन हटा दिया गया था। इस पार्टी पे जो अंग्रेजों ने 34 में बैन लगाया था, वो बैन हटा दिया गया था। लेकिन बाद में इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग भी दिया था। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंसी के बाद की, स्वतंत्रता के बाद इस पार्टी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहली जिस स्टेट में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 में, केरला में, तो वो सरकार इसी पार्टी ने बनाई थी, सीपीआई ने ही बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और नमूद्रीपाद को सीएम बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी 1959 में ही, क्योंकि इसके जो सीपीआई के जितने भी समर्थक थे, उनकी विचारधारा में कुछ मतभेद शुरू हो गए थे। और 1959 में नेहरू ने यहाँ इस केरल स्टेट में इस सरकार को समाप्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। और फिर 1960 में केरला में इलेक्शन, फिर 1962 का वॉर स्टार्ट हो गया था, और वॉर में भारत और चीन के बीच विवाद उभरने लगा था। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, जिसका बुनियाद मानते हैं कि रूस से थी, और चीन था, चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, चीन में अब भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है।
तो रूस और चीन के भी मुद्दे उभरने लगे थे और भारत और चीन का विवाद भी शुरू हो गया था। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी में भी विवाद शुरू हो गया। एक गुट भारत को ठीक मान रहा था और एक गुट चीन को ठीक मान रहा था। और यही कारण था कि 1964 का जो अधिवेशन हुआ इस पार्टी का, उस पार्टी में इसका विभाजन हो गया और की बैठक जो हुई थी उसमें 106 सदस्य थे, 32 सदस्य उस बैठक से बाहर चले गए और औपचारिक रूप से दिसंबर 1964 में एक नई पार्टी बनकर आ गई जिसको CPIM के नाम से जाना जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो इससे नेक्स्ट हम करेंगे। और उनका नेतृत्व गोपाल दास ने किया था। तो जो साम्यवादी, आप सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ CPI की। तो CPI जो पार्टी है उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही मानी जाती है कि पहली बार इंडिपेंडेंसी के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिस स्टेट में बनी थी वो CPI ने बनाई थी, केरल में। और पहले जो इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस के अपोजिट 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस के अपोजिट एक ऐसी पार्टी जिसने सीट अचीव की थी कि 16 सीटें इन्होंने ली थी। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्शन में इनकी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी ग्रोथ इस पार्टी को देखने को मिली थी 1977 के इलेक्शन में, छठे लोकसभा के इलेक्शन में, जब पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और उस गैर कांग्रेसी सरकार में जिन 5 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, जो जनता पार्टी थी, उसमें ये पार्टी भी शामिल थी। साम्यवादी दल जो था वो CPI पार्टी ही थी कि इन्होंने सरकार बनाने में सबसे अहम योगदान दिया था 1977। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में ये पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि ये पार्टी कुछ लिमिटेड, कुछ स्टेट्स तक ही सीमित रह गई। और 16वीं लोकसभा में इसको सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 17वीं लोकसभा में इस पार्टी को 2 सीटें मिली। और वो 2 सीटें इसे मिली है केरला और वेस्ट बंगाल से, 1 सीट केरला से, 1 वेस्ट बंगाल से। लेकिन इस पार्टी ने बहुत बार सेंटर में जो प्रधानमंत्री बना था या जिस दल की सरकार बनी थी उसमें गठबंधन का काम किया था कि 1989 के VP सिंह की सरकार की जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी तब भी CPI पार्टी ने अपना बहुमत उन्हें दिया था। उसके बाद 1996 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे, तब भी इस पार्टी ने सरकार को समर्थन दिया था। और उसके बाद के इलेक्शन में 1998 से लेके अब रिसेंटली तक ये पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देती रही है सरकार बनाने के लिए। और वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव हैं D राजा, जो केरल में राजनीति में और वेस्ट बंगाल की राजनीति में सक्रिय योगदान अदा करते हैं। और ये पार्टी अब रिसेंटली जिस स्टेट में रूल कर रही है वो है केरला में। केरला में अभी जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में CPI पार्टी की सरकार बनी थी, P विजयन मुख्यमंत्री बने हैं। और अब जिन स्टेट्स में CPI पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा प्रभावित रहती है या वहां पर अपनी सरकार बनाती है या विरोधी दल के रूप में अपनी भूमिका दर्ज कराती है, वो 3 स्टेट तक ही ज्यादातर ये पार्टी सीमित हो गई है, केरला, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक इस पार्टी का शासन रहा था, लेकिन जब ये पार्टी का विभाजन हुआ था 1964 में, तो वेस्ट बंगाल में लंबे समय तक जो शासक रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे ज्योतिदास बसु, वो CPIM में शामिल हो गए थे। इसलिए इस पार्टी का वहां भी अभी भूमिका समाप्त होती जा रही है और केरला में ज्यादा डोमिनेटिंग है ये पार्टी। उसके बाद इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया गया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है दराती और गेहूं की बाली, ईयर ऑफ कॉर्न एंड सेक्स। फिर आपको इस पार्टी की पॉलिसीज की जो मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट किया गया था कि हर इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी एक मैनिफेस्टो पब्लिश कराती है। सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं। जब इलेक्शंस वो जीत जाते हैं या उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो उस बहुमत के दौरान वो कौन कौन सी नीतियों को लागू करें।
इसी अवधारणा में इस पार्टी ने क्या क्या घोषणाएं की थी। 17वीं लोकसभा का अपना मैनिफेस्टो जो प्रकाशित किया था, तो सबसे पहली चीज जो बीजेपी ने इम्प्लीमेंट भी की थी 16वीं लोकसभा के बाद, लेकिन कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन की बात इस पार्टी ने उठाई थी, 1 रैंक 1 पेंशन, कि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है वो इसी पार्टी ने उठाया। फिर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा इस पार्टी ने उठाया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस का। पीडीएस के अंतर्गत हम जो कोटे का अनाज मिलता है ना, कि सबको इक्विवेलेंट मिलना चाहिए, और ये पीडीएस का वैश्वीकरण करना चाहिए। वैश्वीकरण मीन्स इंटरनेशनल दर्जे पे भी, क्योंकि ये जो सीपीआई पार्टी है ना, ये राष्ट्र ही नहीं अंतरराष्ट्रीय सत्र पर अपनी भूमिका या अंतरराष्ट्रीय सत्र की विचारधारा प्रस्तुत करती है, क्योंकि इस पार्टी का निर्माण रूस की साम्यवादी पार्टी से प्रभावित है, और इसका ही एक पार्ट जो सीपीआई-एम है वो चीन से प्रभावित है। तो उसी आधार पे इन्होंने बात की थी कि पीडीएस पॉलिसी वैश्वीकरण के तरह होनी चाहिए, कि जो देश गरीब है, जहां लोगों को अनाज खाने को नहीं मिल रहा, वहां भी इंडिया को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर इस पार्टी ने बात की थी कि जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी होता है इंडिया में, उसका 6% हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाने चाहिए, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वहां यूज होना चाहिए। फिर इस पार्टी ने सबसे अहम बात की थी इलेक्शन कमीशन को, आरबीआई को और सीबीआई को, कि ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं देश की, जिनको संवैधानिक संस्थाओं को काम करने के लिए स्वायत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन इनके पास स्वायत्ता नहीं है। ये एक तरीके से कार्यपालिका के नियंत्रण में करते हैं, कि संवैधानिक प्रारूप में वर्णन किया गया है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन का पूरा काम होता है फंड पे डिपेंड, पैसे पे, कि जितना वो इलेक्शन को सारे खर्चा उसे कार्यपालिका निर्धारित करती है। इसी तरह से सीबीआई को अपनी रिपोर्टिंग के लिए निर्भर रहना पड़ता है। आरबीआई को भी किसी भी घोषणा या बैंकों का राष्ट्रीयकरण, निजीकरण जो भी करना है वो कार्यपालिका करके देती है। फिर इस पार्टी ने बात की थी मनरेगा को लेके, कि जो इंपॉर्टेंट है बेटा मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, बाकी आप रीड कर लेना, कि मनरेगा के अंतर्गत वर्तमान में 100 दिन के रोजगार की अवधारणा थी, जो कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया था। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मनरेगा की अवधि को बढ़ाएंगे, 100 दिन से 200 दिन के रोजगार की गारंटी देंगे ये। और इसी मनरेगा से रेलिवेंट था कि जो अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए, कि जो जरूरी नहीं है कि हर कोई अपने काम में कुशल है, उन्हें भी न्यूनतम मजदूरी की जो मिनिमम जो रेट है उसके बेसिस वो प्रोवाइड करने का कानून बनाएगी ये पार्टी। नेक्स्ट इस पार्टी ने बात की थी कि मैंने पहले भी कहा है कि इसकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो इंटरनेशनल एस्पेक्ट की होती है। इसीलिए इस पार्टी ने दूसरे देशों के साथ हेल्दी रिलेशंस या ब्रदरहुड की फीलिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने पे बल दिया, कि दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे होने चाहिए, हमारी स्वतंत्रता या हमारी विदेश नीति को बनाए रखते हुए, कि स्वतंत्र विदेश नीति को मेंटेन रखते हुए दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, क्योंकि विदेश नीति अगर स्वतंत्र नहीं होगी, इट मीन्स हम किसी देश के गुलाम है, चाहे आर्थिक रूप से चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट इस पार्टी ने बात की थी या अपनी घोषणा की थी कि वो इंप्लीमेंट करेंगे हर हाथ को काम और आवास की गारंटी, कि हर किसी को, क्योंकि ये पार्टी श्रमिक मजदूर हितैषी पार्टी है, कि हर किसी को काम मिलेगा और जिनके पास घर नहीं है उनको रहने की सुविधाएं मिलेंगी। और इसी चीज पे बाकी आगे जितनी भी डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी इसी पे बेस्ड है, कि काम मिलेगा, इट मीन्स हमारे मौलिक अधिकारों में वर्णन है सबको काम प्राप्त करने का, तो मौलिक अधिकारों की पूर्ति हो रही है, समान काम का अधिकार की पूर्ति हो रही है, काम के साथ साथ सबके स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। उन्हें जब कोई व्यक्ति काम खुद करेगा तो वो आत्मनिर्भर अपने आप हो जाता है, उस आत्मनिर्भरता के साथ साथ उसके स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार किया जाएगा। अल्पसंख्यक जो वर्ग है या महिलाएं जो हैं या दिव्यांग हैं, दिव्यांग मीन्स जो किसी ना किसी तरीके से दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते, उनको कुछ विशेष सुविधाएं या उनकी आजादी के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी।
फिर इन्होंने बात की थी पर्यावरण को लेके, चुनाव सुधार की बात चुनाव आयोग में ही आ जाती है। पर्यावरण के मुद्दे को लेके कि पर्यावरण की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है और इसे कर्तव्यों में शामिल करने की बात की थी। इस पार्टी ने सबसे बड़ी बात की थी कि पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा कर्तव्यों में शामिल किया जाएगा संशोधन करके। और फिर इन्होंने कहा था संघीय ढांचे को मजबूत करना मोस्ट इंपोर्टेंट। संघीय ढांचे को मजबूत करने का मतलब था केंद्र के पास जो ज्यादा शक्तियां हैं उन शक्तियों को विभाजित करके राज्यों को ज्यादा शक्तियां प्रदान की जाए और उन्हीं आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन करने की भी बात इस पार्टी ने की थी कि हम क्या करेंगे, राज्यों का दोबारा से पुनर्गठन करेंगे और पुनर्गठन के आधार पर यूनियन ऑफ स्टेट में ही कंप्लीट फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट करेंगे, संघात्मक शासन लागू करेंगे जैसे कि अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उनमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की। तो ये थी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट नेशनल पार्टी इंडिया की आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। ये जो पार्टी है ये पार्टी सीपीआई पार्टी के ही विभाजन से बनी है कि जो मार्क्सवादी पार्टी थी वो दिसंबर 1964 में विभाजन हो गया था सीपीआई पार्टी का कि भाकपा के विभाजन से माकपा बनी थी। कि भाकपा का जो विभाजन हुआ था 1964 में वो पहले बता चुकी हूं मैं कि चाइना वॉर के दौरान कुछ इंडिया के फेवर में थे, कुछ चाइना के फेवर में थे, तो आइडियोलॉजी क्लैश हो रही थी तो विभाजन हो गया था। और इसने अपना चुनाव चिन्ह बनाया था दराती, हथौड़ा और तारा। उनका चुनाव चिन्ह क्या था? दराती और गेहूं की बाली। कि उनका चुनाव चिन्ह था सिक्कल और व्हीट ग्रेन, और इनका था सिक्कल, हैमर और स्टार। और वर्तमान में कि इसकी स्थापना जिन्होंने की थी तो स्थापना के दौरान 1964 में गोपालन ज्योतिदास बसु और नंबूद्रीपाल, उनका सबसे बड़ा योगदान था इसकी स्थापना में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री सीताराम येचुरी। और इस दल ने कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से भी ज्यादा प्रोग्रेस की है इंडिया में, क्योंकि वो जिन स्टेट्स में सीमित हो गई है उन्हीं 3 स्टेट्स में इनका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। कि इन केरला, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों स्टेट्स में इन दोनों पार्टीज के बीच ही कंपटीशन चलता रहता है। एक ओपोनेंट होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, यही चलता रहता है। और लेकिन इस पार्टी की लोकसभा सीटें इतनी ज्यादा अचीव नहीं हुई हैं। स्टार्टिंग में 2016 में इस पार्टी ने 4 स्टेट से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिनमें असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी थे, लेकिन ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन 17वीं लोकसभा में कि इसमें है ना डेमोक्रेटिक फ्रंट के पी विजयन के नेतृत्व में सरकार का गठन किया, कि जो माकपा पार्टी का, और अब भी पी विजयन ही केरला के मुख्यमंत्री हैं। और मैंने पी विजयन का वर्णन किया था सीपीआई पार्टी में। वो सीपीआई में क्यों इंक्लूड किया गया था, वहां क्यों रिटर्न किया मैंने, क्योंकि अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के पी विजयन जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उन बहुत सारे दल बदल के उन नेताओं के द्वारा बने हैं जिन्होंने सीपीआई-एम छोड़ के सीपीआई ज्वाइन किए। तो 17वीं लोकसभा में इस पार्टी को, सीपीआई को मिली थी 2 सीटें, इस पार्टी को मिली थी 3 सीटें। और 1977 के इलेक्शन में सीपीआई ने उन 4 दलों के साथ मिलकर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, लेकिन इनका समर्थन कांग्रेस के साथ। तो भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की नीतियां और कार्यक्रम क्या है, तो इनकी भी ज्यादातर नीतियां और कार्यक्रम सीपीआई से मिलती जुलती है। तो सबसे पहली बात इन्होंने की थी कि जम्मू कश्मीर से अफसपा को हटाने की बात, कि जो आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था और मोस्टली लगा ही रहता है, उसको हटाया जाना चाहिए वहां से, कि वहां के लोगों को भी कुछ सुख सुविधाएं और नॉर्मल जीवन, आम नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करने की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ना कि उनको हमेशा एक कर्फ्यू की सिचुएशन में वो रहने के लिए मजबूर हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इस पार्टी ने कही थी अपने मैनिफेस्टो,
370 को जो हटाया गया या हटाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 317 2019 में ही हटाया गया था और मैनिफेस्टो आता है जब हटाया गया था, उससे पहले इलेक्शन टाइम में हटाया बाद में गया था। तो उस टाइम पे जो कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने पहले शासनकाल में यही कहा था कि दूसरा उनका कार्यकाल तब आएगा तो वो आर्टिकल 370 को, उनके मैनिफेस्टो में भी वर्णन था, ये समाप्त करेंगे। तो इन्होंने कहा था जो कदम उठाए गए हैं कि जो कार्यवाही चल रही है वो वापस करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान है आर्टिकल 370 को लेके वो मेंटेन हुए। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी कि जो आरएसएस है, आरएसएस रेलिवेंट थी बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। तो इस पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा थी और है, मतलब प्रैक्टिकली देखे तो ये चीज इंप्लीमेंट है कि आरएसएस के जितने भी पदाधिकारी थे उनको संवैधानिक संस्थाओं या किसी भी सरकारी संस्था में जो चेयरमैन मेंबर की जो भूमिकाएं दी गई या पद दिए गए, उन पदों से निष्कासित किया जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार में आरएसएस के मेंबर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी का संगठन ही आरएसएस पे डिपेंड है। और इसीलिए इस पार्टी ने कहा था कि पार्टी में संविधान या लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान का ऐलान किया था और ये कहा था एक एक्ट वो लेके आएंगे, राजद्रोह कानून, जो आईपीएस की धारा 124 ए के अंतर्गत होगा। राजद्रोह कानून की राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उस पर राजद्रोह लगाया जा सकता। फिर नेक्स्ट इस पार्टी ने अपनी घोषणा में कहा था कि निजी क्षेत्र में नौकरियों और शिक्षा में जो रिजर्वेशन है एससी और एसटीज को लेके, उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करने की बात इन्होंने की थी कि वो रिजर्वेशन समाप्त नहीं किया जाएगा। फिर इन्होंने कहा था अपनी घोषणा में कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रीटी होती है, संधि होती है, तो संसद से मंजूरी लेने का कानून, की संसद से मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी और इस तरह का एक कानून ही बना देना चाहिए, क्योंकि कई बार अंतरराष्ट्रीय सहमति के लिए सिर्फ कैबिनेट की सहमति से राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, अंतरराष्ट्रीय संधि पे संसद से सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद तक ही सीमित रह जाती है वो बात कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री परिषद से विचार विमर्श करके उस प्रपोजल को पास कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, अंतरराष्ट्रीय संधि हो गई, चाहे व्यापार की है, चाहे हथियारों को खरीदने की है, अनाज को बेचने की है। तो इस पार्टी ने कहा था कानून बनाया जाएगा ऐसा कि संसद से मंजूरी ली जाएगी कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि करते, लेकिन यह प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा अगर संसद की मंजूरी का प्रावधान है। फिर इस पार्टी ने कहा था कि नीति आयोग को भंग करेंगे ये और योजना आयोग को फिर से लागू करेंगे, जिसको बीजेपी ने क्या किया था, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को लागू किया था, तो इस पार्टी ने उल्टा उसको कहा। नेक्स्ट जीएसटी में चेंजेस लेके आएंगे कि जीएसटी में जो कॉर्पोरेट वर्ग जो है उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को मेजर करेंगे और जीएसटी को इक्विवेलेंटली इंप्लीमेंट। नेक्स्ट इन्होंने रेलवे के निजीकरण को लेके या बीमे की एफडीआई को लेके घोषणा है कि वही सारी वेलफेयर से रिलेटेड सारी डिक्लेरेशन की थी जो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करती है। एक सबसे बड़ी चीज इन दोनों पार्टीज की क्या है कि ये जो पार्टियां थी ये श्रमिक किसान मजदूर हितैषी पार्टियां थी, तो इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में जब से ये बनी है तब से लेके अब तक हमेशा अपने मैनिफेस्टो में वेलफेयर की या गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों के हितों की सबसे ज्यादा घोषणाएं लागू करने की बात की है। और एक तरीके से मेजरमेंट करके कई बार इवेल्युएशन निकलता है ना कि ये जो पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, इनके डिसीजंस भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से अंदाजा लगाया जाता है कि केरला इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है इंडिया। अब इन्होंने की थी कि बुढ़ापा पेंशन को न्यूनतम 6,000 मासिक न्यूनतम या न्यूनतम मजदूरी का 50% देने का वादा किया था। और इसी तरह से गरीबों को सिलेंडर की साल में 12 सिलेंडर एलपीजी के मिलने चाहिए, जो कम कर दिए गए अब कि 12 सिलेंडर मिलने चाहिए, लोगों को रोजगार भत्ता मिलना चाहिए, उनको जो भोजन बांटा जाता है पीडीएस का जो बांटा जाता है उस पीडीएस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, या स्टेट्स में राज्यपाल के
नियंत्रण में जो फंड होता है उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी समानुपात में होना चाहिए और वो फंड मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। फिर इस पार्टी ने बात की थी कि भारत और पाक के बीच संबंध सुधारने की लिए कोशिश करेंगे और इसी आधार पर इस पार्टी ने अंतरिक्ष में डीमिलिटराइजेशन क्या है कि हमारी मिलिट्री सिर्फ ग्राउंड से ही हमारी बाउंड्रीज को सिक्योर नहीं करती, देखभाल नहीं करती है, बल्कि सैटेलाइट्स के थ्रू भी करती है कि वो पॉलिसीज ऐसी नीतियां बनाने की बात की थी। और कश्मीर में हर वर्ग, क्योंकि इन्होंने बात की थी कि आर्टिकल 370 को मेंटेन रखने की, तो कश्मीर से अर्धसैनिक बलों को हटाया जाएगा, वहां अपसपा को भी खत्म किया जाएगा, स्पेशल आर्म्ड फोर्स एक्ट जो है, वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, वहां सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, कि वो सारी वही सिमिलर चीजें इन्होंने कही थी। और वही फिर चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को लेके इन्होंने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए, उस कमेटी में प्रधानमंत्री, अपोजिट पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करे ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। फिर इस पार्टी ने जन कल्याण की कानून से मौत की सजा को हटाने का प्रावधान भी इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था कि जो डेथ वारंट जो दिया जाता है उस डेथ वारंट को कंप्लीटली अबॉलिश किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में नहीं था, उसको एक बार सुधरने का या सुधार का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करने की, गरीबों के हितैषी की, जीएसटी के जो अनुपात में जो डिफरेंसेस है उसको समाप्त करने की, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार करने की और सरकार की जो एकीकृत शक्तियां हैं उनको विभाजित करने की बात की थी। तो जो सीपीआई पार्टी है और सीपीआई एम पार्टी है, इन दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही है कि दोनों श्रमिक हितैषी या मजदूर हितैषी बात करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा